Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are studying fantastically good. Guys, there is a super good news that yes, we are launching up a very fresh batch for November 22 examination. And it is a very right time to start with the batch. Because ये batch अभी से start हो रहा है and it is going to start from 6th of June and the end date is somewhere around 15th of August. आपको इनफ 2.5 मंथ का टाइम मिलने वाला है, इनफ 2.5 मंथ का टाइम मिलने वाला है टू कंप्लीट द पोर्शन फॉर नवंबर 22 एग्जामिनेशन. द कॉम्प्रिहेंसिव बैच, द डिटेल्स आर एज आउट ओवर हियर. आपको डिटेल्स दिखाई दे रही होगी कि आई एम गोइंग टू टेक फुल वीक डेज. 9:30 का बैच है, 9:30 टू 11 एवरी डे 1.5 आवर का क्लास होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ठीक है, सो इसकी जो सब्सक्रिप्शन लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, there is a very important announcement that plus class के साथ there is a super offer which is going on for iconic batches as well. इस iconic batches में there is a dual advantage जहाँ पे आपको live content देखने मिलने वाला है as well as recorded content देखने मिलने वाला है. To do evaluate these plans and take up the subscription on utilization of the code KSANGVI live, you are going to get maximum possible discounts. एंड यस, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कॉम्बोज भी अवेलेबल है. ठीक है, सो नवंबर 22 की पढ़ाई शुरू करने के लिए दिस इज़ अ वेरी करेक्ट टाइम एक्ट वाइज. हाँ, यूट्यूब पे भी इस महीने में हमारा ऐसा टारगेट है कि वी आर गोइंग टू कवर अप सम मिसलेनियस टॉपिक्स फॉर यू, सम प्रैक्टिस सेशंस फॉर यू. सो स्टे कनेक्टेड ऑन दिस यूट्यूब चैनल. यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन इन केस यू नीड एनीथिंग एल्स. ठीक है, सो अभी हम लोग फटाक से शुरू कर देते हैं हमारा आज का टॉपिक. चलिए शुरू किया जाए. चलिए, क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक ड्यू डिलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहला क्वेश्चन गोज लाइक दिस. सी स्टूडेंट्स, ऑलवेज फोकस ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन. ये सारे जो मिसलेनियस टॉपिक्स है ना, उसमें सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, एंड कभी भी आपको लगे कि देर इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ स्टोरी टाइप्स, मतलब केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो उसमें लास्ट लाइन पे फोकस कीजिए. मैं आगे आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ जहाँ पे लास्ट लाइन के अनुसार ही पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन चेंजेस. ठीक है, तो फोकसिंग ऑन द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन, सब प्रवचन दे करके रखा है. एंड देन दे से स्टेट व्हाट एरियाज of analysis in order to ensure that the assets are not stated at overvalued prices. मतलब this is a question of overvalued assets. तो हम लोग ओवर वैल्यूड एसेट्स के केस में क्या क्या लिखेंगे? इंटेंजिबल्स हैविंग नो वैल्यू, इम्पेयरमेंट करना है कि नहीं करना है, एनी काइंड ऑफ एसेट्स जो पेटेंट वाला चीज़ बना था, हम लोगों ने गुडविल वाली चीज़ बोली थी, ये सारी चीज़, इन इम्पेयरमेंट करने वाली चीज़, ये सारी चीज़ विल कम इन टू द आंसर. Uncollectible in receivables, obsolete or slow moving inventories, any kinds of assets which have actually fallen the real value, assets which are under litigations, investments are carried at a much lower price होने चाहिए थे but they are carried at cost, infructuous expenditure sunk cost, group balances under reconciliation, intangibles having no realization. Next, as a due diligence auditor, discuss the key areas you will cover. तो ड्यू डिलिजेंस के एरिया में आप कौन से एरियाज को कवर करेंगे? सब कुछ, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो. ये कैश फ्लो का इंटरनल क्वेश्चन भी मैंने आपको लिखने को बोला था स्टडी वाले आंसर में. कैश फ्लो, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, सॉरी financial projection, statutory compliances. So all these are the key areas of due diligence. सबसे पहला कंसेप्ट है. इसके बाद आता है यहाँ पे what are the factors which you will consider for evaluating future maintainable turnover. क्या था ये? MPTC, marketability, political and economic condition, trend and competition. इसके बेसिस पे you will be able to analyze future maintainable प्रॉफिट. इसके बाद हाउ विल यू एग्जामिन द हिडन लाइबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूड एसेट. हिडन लाइबिलिटीज में क्या रहता है? वो अनफंडेड वाला, जहाँ पे इंडेमनिफिकेशन, गारंटी, लेटर ऑफ कंफर्ट, एनी काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स विच यू हैव एंटर्ड इनटू फॉर बायबैक्स. कोई ऐसे अग्रीमेंट जहाँ पे आपकी कंटेंजेंसी दिखती है, एनी काइंड ऑफ लिटिगेशंस, पेंडिंग केसेस,
तो ये सारा चीज़ हिडन लाइबिलिटीज़ में आएगा. गारंटीज, लेटर ऑफ कंफर्ट, एनी काइंड ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज, एनी काइंड ऑफ सब्सिडरी जहाँ पे आपने इंडेमनिफिकेशन करके रखा है, अनफंडेड ग्रेचुटी, सुपर एन्यूएशन, लीव सैलरी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्लेम्स, थर्ड पार्टी क्लेम्स, agreement to buy back, pending litigation, tax liabilities, direct tax या indirect tax की liability, overvalued asset same as above. What will you consider for future maintainable profit? MPTC. फिर इसके बाद list down the areas of due diligence in order to find overvalued asset, again the same. Write the examples of the heading of due diligence report starting from brief summary. The content में क्या क्या आएगा? Brief summary, बैकग्राउंड, टारगेट का बैकग्राउंड क्या है, स्वॉट एनालिसिस, जितने भी एरियाज ऑफ ड्यू डिलिजेंस आपने किए वो सबके नाम लिख देने हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सजेशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज CA राजन इज एन 80 years old person wishes to sell the proprietary, मतलब खुद अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं. सीडा लिमिटेड वांट्स टू बाय एंड वो चाहते हैं कि आप ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कीजिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वर्थ ऑफ द बिजनेस. व्हाट प्रोसीजर्स वुड यू आस्क हिम टू अडॉप्ट? क्या प्रोसीजर्स आप अडॉप्ट करेंगे? यहाँ पे आएगा फाइनेंशियल डीडी वाली चीज़ें गाइस. यहाँ पे बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ आस्किंग यू टू टेक अप द बिजनेस, मतलब हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से बिजनेस को खरीदना चाहते हैं, तो हम लोग कमर्शियल डीडी, फाइनेंशियल डीडी, टैक्सेशन डीडी, एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम डीडी, एरियाज ऑफ डीडी वाला क्वेश्चन, लीगल डीडी. नेक्स्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ आएगा? सेम, ये हो चुका हमारा आंसर. नेक्स्ट, हाउ ड्यू डिलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट. हाउ ड्यू डिलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट इज अ बेसिक क्वेश्चन. अगेन दिस इज अ स्टडी मैट क्वेश्चन. स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में जो आंसर लिया था, ड्यू डिलिजेंस इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो एक पर्सन करता है इन ऑर्डर टू फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रोस्पेक्ट बिजनेस. अगर आप कोई बिजनेस खरीदना चाहते हो तो ड्यू डिलिजेंस करोगे. ऑडिट का मतलब क्या होता है? wherein you evaluate the financial statements to express the independent view thereon. Due diligence will take into consideration both financial and non-financial aspects, but audit will only take into consideration the financial aspect. इसके बाद yes, very beautiful question. PB Limited, market important, this is an expected exam question. PB Limited entered into the deal with SV Limited for buying its business of manufacturing wooden goods. PB Limited has appointed your firm for conducting due diligence review and they want to know the cash generating ability of SV. मतलब जो टारगेट है उसका कैश जनरेटिंग एक्टिविटीज कितना है और क्या है. What points will you check in order to ensure that the manufacturing unit of SV Limited will it be able to meet the cash flow requirement? तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट आएगा, आइडियल फंड्स कैसे यूटिलाइज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना हो रहा है, जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे कन्वर्ट हो रहा है. सो whether the company is able to honor the commitments, whether the company is able to convert the trade receivables and inventory, how the company is deploying funds, are the funds invested, the ideal funds are invested in order to find out the maximum possible benefits. तो ये सारा चीज़ें मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 8 पे दिया हुआ कंसेप्ट है ये. ठीक है, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू ड्यू डिलिजेंस कम्स टू एन एंड. इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, अ नेशनलाइज्ड बैंक, मतलब बैंक है, बैंक को एप्लीकेशन मिली है कोई बोरोवर के पास से कि सर कृपया लोन दे दीजिए. अब वो बैंक चाहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि वो जो बोरोवर है ये वर्थवाइल है कि नहीं है. क्या चीज़ चेक करेंगे? क्रेडिट वर्दीनेस. सो डिस्कस व्हाट पॉइंट्स विल यू कवर इन योर इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्डर टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक. दैट इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन. तो क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक विच इज yes looking forward for advancing. So purpose of the loan, scheduled repayment, financial stability, memorandum, अगर कोई कंपनी है तो उसका MOA, AOA, ग्रोथ क्या है, 5 years down the line how the performance would be. तो ये चीज़ चेक करना. ठीक है, दैट इज, इतना सारा नहीं लिखना है बिकॉज दैट विल बी अ क्वेश्चन
जो आपको 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो जो क्वेश्चन आपके लिए 4 मार्क्स के लिए आता है गाइस, सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द रेलिवेंट कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट, what all are the important steps which you will conduct while conducting the investigation on behalf of the incoming partner for the partnership firm? तो यहाँ पे partner of the partnership firm के लिए क्या चीज़ चेक करेंगे? Primarily you will be ascertaining the history of the firm, the history of the partners, partners का क्या reputation है, goodwill of the firm, business of the firm, goodwill के बाद what is the market, examination of the security, profitability, financial stability. यहाँ पे ये भी चीज चेक करना है, व्हाट आर द रीजंस फॉर एडमिटिंग अ न्यू पर्सन इन द फर्म। ये वही वाला आंसर था। इसके बाद यहाँ पे आता है इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट फ्रॉड। तो मिस्टर शर्मा इज रिव्यूइंग एंटी फ्रॉड कंट्रोल्स फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। द कंपनी हैज विटनेस्ड फ्यू फ्रॉड्स in past, mainly in the nature of material stolen from the sites and the fake expense vouchers. Mr. Sharma is evaluating the options for verifying the process to reveal the fraud and the corrective actions to be taken. As an expert, question यहाँ से शुरू होता है। You are required to brief Mr. Sharma about inventory fraud and the verification of the defalcation in case of inventory. Inventory fraud कैसे होगा? तो हम लोग कहेंगे कि concealment हो सकता है कि एम्प्लॉय सिंपली गुड्स रिमूव करके लेके जाए, एम्प्लॉय थेफ्ट चोरी कर ले, एम्प्लॉय जो इन्वेंट्री रजिस्टर है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, उसको मैनिपुलेट कर ले। सो हाउ कैन यू वेरीफाई दिस? यू कैन वेरीफाई द इन्वेंट्री रजिस्टर, इन्वेंट्री इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, इन्वेंट्री यूटिलाइजेशन, इन्वेंट्री का पिल्फरेज, सीसीटीवी कैमराज, हाई सुपरविजन, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर इन्वेंट्री। तो ये सारा चीज़ चेक करना है आपको। Whether they are readily converted into cash, so theft are possible, collusions are possible. आपको entire system of receipts of the goods, determination who is responsible for making the inventory register, internal control, availability of sufficient data. तो ये सारा चीज़ check करना। Next, differentiation between audit and investigation. ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा सा आंसर हम लोगों ने किताब में से पढ़ करके रखा है। ऑडिट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन इज इंक्वायरिंग इनटू द फैक्ट्स। इन्वेस्टिगेशन के लिए वी नीड कंक्लूसिव एविडेंसेस, वी हैव नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड, रिपोर्टिंग इज डन टू द अथॉरिटी हु हैज अपॉइंटेड यू टू एक्ट एज एन इन्वेस्टिगेटर। तो ये सारा चीज पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन होगा। आरटीपी का क्वेश्चन है, ईजी है, नॉट दैट डिफिकल्ट। Next, again inventory वाला question. How will you verify the areas of inventory in case of defalcation? So these are the areas के remove कर सकते हैं, simply write off कर सकते हैं, manipulate कर सकते हैं accounts. आपको क्या चीज़ चेक करना है? Internal control, sufficient data are available or not. The first step is to check the quantity, physical verification करना. Then it is shortages तो नहीं है, inventory utilization record register करना, wastages तो नहीं है, fast records verify करना, per hour machine capacity check करना कि if 10,000 units of raw material are used in a cycle of 1 hour, how many hours the machines are running, accordingly कितना raw material use होगा। Mark, this question is a very important question. Before I take you through the question, एक छोटा सा understanding. Investigation में guys there were two concepts, ठीक है। पहला था investigation करते समय there are few issues to be kept in mind. हर एक पॉइंट ऑफ इशू पे एक रिटेल क्वेश्चन पॉसिबल था, जैसे मैंने पढ़ाते टाइम भी आपको समझाया था। तो वही इशू इन्वेस्टिगेशंस में जो इशू होता है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। ज़रा ध्यान दीजिए, लाइक ट्राई टू रिलेट द आंसर, ठीक है। अगर आंसर आता है वेरी गुड, मेरे तरफ से शाबाशी मिलेगी। अगर नहीं आता है तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द कंटेंट वंस अगेन एंड इश्यूज विथ रिगार्ड्स टू इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स को, ए से लेकर के जी तक के पॉइंट्स को फिर से रिलेट करें, ठीक है। चलो, सब प्रवचन है। मिल्क लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बटर, पनीर, ऐसा कौन बोलता है क्वेश्चन में, etc. Government made certain changes in rules and regulations relating to this sector. Consequently, management decided to go for expansion. Management was looking for some financial investors who can fund some part of proposed expansion. Mr. X is interested in the venture and appoints you to act as an advisor for the proposed investments in the business of Milk Limited. Cool.
You have to investigate audited financial statements to ensure the value of the shares are based on the audited financial statements is appropriate. Now the question begins. What process would you use for checking and whether can you put reliance on the audited financial statements? यस, यहाँ पे सब कुछ प्रवचन है. यू आर अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट शेयर्स, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग, यू आर रिलाइंग ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल, सब प्रवचन है. व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? द क्वेश्चन इज सेइंग whether can you put reliance on the financial statements, yes or no. हम लोग कहेंगे the answer to this is again that cannot be, it is we cannot have an any dogmatic view. एक single view नहीं possible है. Totally depends upon circumstance to circumstance. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है उसके बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है उसके बेसिस पे अगर हमको इन्वेस्टिगेशन करना है तो बात अलग है, तो हम उस पर भरोसा ना करें. बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम ही सही है, ऑडिटर ने जो ऑडिट किया है वो एकदम ही गजब ऑडिट किया है, तो नाउ इन्वेस्टिगेटर फाइंड कर लेगा कि मैं इस पर भरोसा करूँ या ना करूँ. सो रिकैप. सबसे पहला चीज हम लोग कहेंगे कि नो डॉगमेटिक व्यू इज पॉसिबल. कोई 100% का ठोस व्यू पॉसिबल नहीं है. दो चीजें हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इशू है उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं करेंगे. दूसरा, अगर हम लोगों को वैल्यू ऑफ शेयर्स को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा कर सकते हो अनलेस यू फील दैट ऑडिट इज कंडक्टेड इन अ वेरी वेरी नेग्लिजेंट मैनर. ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर. कि अगर हमको लगे अनलेस ही फाइंड्स आउट दैट द ऑडिट इज कैरिड आउट वेरी कैजुअली, तब तक के लिए हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे. नो डॉगमेटिक व्यू आर पॉसिबल. नेक्स्ट, अगेन इश्यूज. मैंने आपको बोला था ये चैप्टर में दो इश्यूज है. इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल रिपोर्टिंग. अब देखो यहाँ पे जब भी आपने थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया कुछ इश्यूज थे, आपको एक्सपर्ट का काम भरोसा करना है नहीं करना है, एक्सपर्ट को हायर करना है नहीं करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा करे ना करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वर्किंग पेपर्स को स्टोर करे ना करे, ये सारा चीज इश्यूज था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. वंस द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, अब रिपोर्ट बन रहा है. इस रिपोर्ट बनाते समय क्या क्या इश्यूज को आप कंसिडर करोगे? देखो बच्चों, रिपोर्ट इज अ फाइनल रिपोर्ट कार्ड. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका काम इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. आपने जो शब्दों का प्रयोग किया है शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक मीनिंग. योर एविडेंसेस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन अजम्पशंस. यू शुड नॉट यूज टेक्निकल जार्गन्स. जितना पॉसिबल है फैक्चुअली बात करें, जितना पॉसिबल है टू द पॉइंट बात करें, कट शॉर्ट, कट द स्क्रैप ऑफ. ठीक है. इफ यू फील कि देर इज नो नीड टू राइट ऑन एनी काइंड ऑफ अनयूजुअल अनवांटेड यूजलेस मटेरियल, स्किप इट. ये सारा चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा व्हेन यू आर रिपोर्टिंग. सो इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड while preparation of report क्या है? The report should not contain anything which is irrelevant. The words and the expression should be used very properly, should not have different meaning or different interpretation. It should be based on facts. It should be based on evidences. Link it with evidences. It should not be based on assumption. Try minimizing the utilization of assumption. But हाँ, अगर कोई unavoidable situation में आप assumptions use कर भी रहे हो तो make sure that you express it. Clearly spell out the nature and the objective, scope, limitations. Heading paragraph form में डालो so that जो reader है उसको easy पड़े. जो भी restrictions या limitations है उसको express करो. फाइनली आपको आपका ओपिनियन बताना है जो अपीयर हो रहा है, आपको कोई फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट नहीं देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. मिस्टर क्लीन हु प्रपोजेस टू बाय प्रोप्राइटरी बिजनेस, यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. खाली प्रोप्राइटरी बिजनेस का एरियाज यहाँ पे लिखना है, कंपनी का नहीं लिखना है. कि अगर कोई प्रोप्राइटरी बिजनेस हम खरीदना चाहते हैं तो वी विल गो थ्रू द गुडविल, द नेचर ऑफ द बिजनेस, द एक्सपेंशन, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेल्स, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पेटेंट्स, एज ऑफ द मैनेजरियल, द प्रेजेंट एज ऑफ द मैनेजरियल स्टाफ, जो करंट लीज पीरियड है, ये सारे रीजंस टू सेल द बिजनेस एक्सेट्रा. नेक्स्ट, इफ अ कंपनी इज सस्पेक्टेड टू एम्बेजल कैश रिसीट, एज एन इन्वेस्टिगेटर व्हाट एरियाज वुड यू वेरीफाई. कैश रिसीट्स की अफरा तफरी हो रही है, मतलब कैश रिसीट्स जो हो रहा है, पैसा कैश में रिसीव हो रहा है, यहाँ पे आपको लग रहा है एम्बेजलमेंट है, तो क्या चीज़ चेक करेंगे?
आप चीज़ चेक करोगे कि जो पैसा आया है उसका काउंटर फॉइल चेक कर लो, क्रेडिट सेल्स चेक कर लो, जिसको कैश डिस्काउंट्स दिया है वो वेरीफाई कर लो, जो पर्सन को शॉर्ट डेबिट किया है वो वेरीफाई कर लो। अंडर कास्टिंग ऑफ रिसीट तो नहीं हो रहा है, अंडर रिकॉर्डिंग सारा का सारा रिसीट रिकॉर्ड तो हुआ है ना। नेक्स्ट, हाउ वुड यू वेरीफाई सप्लायर लेजर। मैंने अभी अभी फ्रॉड में आपको पढ़ाते समय ये चीज़ पढ़ाई थी। क्या चीज़ पढ़ाई थी कि कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स एंड सप्लायर लेजर में फ्रॉड हो सकता है। सो व्हाट आर द सप्लायर लेजर में फ्रॉड? दीज आर द वे सप्लायर लेजर में फ्रॉड हो सकता है। फिक्टिशियस एडजस्टमेंट्स करना, सप्रेसिंग क्रेडिट नोट्स, विड्रॉविंग द अमाउंट अनक्लेम्ड सप्लायर के लिए, एक्सेप्टिंग परचेजेस एट अ हायर प्राइस, कंसिडरेबली हायर प्राइस, कमीशन से कट रखना। तो ये है सप्लायर लेजर में फ्रॉड होना। अब इसको चेक कैसे करेंगे? रिबेट्स चेक कर लो, कंफर्मेशन, इनवॉइसेस, सेल्स इनवर्ड्स सॉरी गुड्स इनवर्ड्स रजिस्टर वेरीफाई कर लो। ये 4-5 चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द इन्वेस्टिगेशन। XYZ Limited has brought a land in Nagpur for setting up the manufacturing unit in the year 2018 at a price of 10 crores, 10 crore. In the year 2019, one of the director raised a suspicion, उनको शक हो रहा है, बोलते 10 करोड़ का जमीन है, बहुत लग रहा है मेरे को तो, and transaction related to the purchase of land. Therefore, an investigation was ordered by the management and PVN Associates were appointed as investigators. PVN जो ये person है, इनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला। PVN Associates were of the view कि यार उनको एक्सपर्ट की नीड की जरूरत है, मतलब एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी। Whether can they use the work of an external expert? If yes, what is the process? What should be the procedure they should follow? क्या इन्वेस्टिगेटर एक्सपर्ट का काम या फिर एक्सपर्ट के काम पे भरोसा कर सकता है? यस, कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। सेकेंड थिंग, बट देखो इन्वेस्टिगेशन अपने आप में बहुत ही क्रूशियल मैटर है। अगर क्लाइंट ने आपको मना कर दिया तो ये आपको देखना है गाइस। अगर आपको एक्सपर्ट के हेल्प की ज़रूरत है तो क्लाइंट से पूछ लीजिए कि क्लाइंट एक बात सुनो ना, वो जो एक्सपर्ट है ना उनके हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप कहो तो मैं उनसे एक बार बात करूँ। सो एक बार जनरल अग्रीमेंट कर लीजिए आपके क्लाइंट के साथ कि वो आपको अलाउ करें। एंड वंस यू आर relying over the work of an expert, make them understand about the cruciality of the situation and ask them to keep the situation confidential, to keep the information confidential. So PVN Associate अगर उनको नेसेसिटी लगता है, बिंदास आप एक्सपर्ट का काम यूज कीजिए, जनरल कंसेंट ले लीजिए फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। एंड हाँ, जो भी कॉस्ट वॉस्ट की बात है वो पहले ही रिलेट कर लीजिए कि देखो इसका इतना पैसा होगा, ऐसा ना हो जाए कि एंड मोमेंट में पैसों के कारण कहीं पे काम बिगड़ जाए। So at the beginning of investigation, you should settle the question of cost for obtaining the views and related implications. So this should be the procedure कि cost find out कर लो और client से permission ले लो, खत्म। यहाँ पे आपका all the questions with regards to investigation comes to an